ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर बच्चे अपेयर होते हैं एमडी कैट में, और उनमें से सिर्फ 3000 ही सिलेक्ट होते हैं। तो उसको सर पे नहीं सवार करना कि यार मेरा तो नहीं हुआ। तो पहले अटेम्प्ट में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनका होता है। तो इससे सबसे पहली बात यह है कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। तो वाकई ये जो प्रेशर होता है एक फैमिली का, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। आपके बच्चे की ग्रूमिंग ज़ीरो हो जाती है। अब पूरे एक सोसाइटी बनी हुई है कि आप अगर रट्टा लगाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। आपको चाहे जितने आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपको नंबर नहीं मिल रहे। नंबर लेने हैं तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो मेडिकल के लिए अभी मार्क्स ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपके मार्क्स 90% है तो आप टेस्ट दें, वरना तो टेस्ट ही ना दें। जी बिल्कुल। अब उसी मजबूरी के तहत बच्चों को रट्टा लगाना पड़ता है कि यार नंबर नहीं आएंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जैज़ टॉक में आपका होस्ट उस्मान लक। एमडी कैट पाकिस्तान में मेडिकल के स्टूडेंट्स का मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए एक अहम और मेयारी टेस्ट है। इस टेस्ट में बायो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री का टेस्ट लिया जाता है। बेशक ये माशरती और तालीमी दायराकार में एक अहम ज़रिया है, लेकिन इससे जुड़े चंद मसाइल भी हैं। इन मसाइल को डिस्कस करने के लिए आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं आकिब जावेद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइएगा कि बेसिकली एमडी कैट होता क्या है? ये जैसे आपने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा बताया कि जो बच्चे एक डॉक्टर बनने का ख्वाब रखते हैं तो उनका एक मतलब असेसमेंट टेस्ट होता है उस लिहाज से कि आप डॉक्टर बनने के काबिल होते या नहीं होते। तो इसमें जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो एक अपने माँ बाप के ख्वाब को पूरा करने के लिए मेहनत कर रहे होते हैं, उनके लिए एक टेस्ट होता है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करें तो आपको पाकिस्तान के गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एक अच्छी इन्वायरमेंट प्रोवाइड करके आपको डॉक्टर बनाया जाता है। चलिए ये बताइएगा कि एफएससी के स्टूडेंट जो रिसेंटली पास होते हैं उन्हें इस टेस्ट के लिए क्या तैयारी करनी चाहिए? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो बताऊंगा कि 2 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। सबसे पहले जो नए एफएससी से होके आते हैं, मतलब कि इसी साल पेपर देते हैं, फिर ऑलमोस्ट उनके 2 to 3 मंथ्स के बाद ये एमडी कैट का एग्ज़ाम होता है। तो वो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा इस टेंशन में गुजरे होते हैं, क्योंकि जब आते हैं मोस्टली हमारे पाकिस्तान में जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको पता है सबसे ज़्यादा रटा चल रहा है, क्रैमिंग चल रही है। तो वहाँ से जब वो पढ़ के आते हैं नंबर उनके अच्छे होते हैं, लेकिन जब यहाँ आते हैं तो अब वो देखते हैं कि वो अपनी ही बुक्स को नए तरीके से पढ़ रहे होते हैं। तो उसमें वो बहुत ज़्यादा होते हैं कि क्या करना चाहिए और पता नहीं बुक्स कौन सी लेनी चाहिए। तो जो नए बच्चे हैं उनको मैं ये कहूँगा कि जो आप पढ़ रहे हैं एफएससी में, आपकी बुक्स यही होती हैं जब आप यहाँ आते हैं। तो जब एफएससी के एग्ज़ाम के बाद आपको 2 मंथ मिलेंगे, उन 2 मंथ में आपने दिल लगा के पढ़ना है। अब उसमें जो अब नए बच्चे आते हैं उनको एकेडमीज़ की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो ये जो नए बच्चे होते हैं वो मेहनती होते हैं, उनको एकेडमीज़ की ज़रूरत होती है। तो जब वो एकेडमीज़ में आते हैं सबसे पहले तो ये कि जो आपके टीचर्स कहें उनको फॉलो करें। और एकेडमीज़ के जो टेस्ट होते हैं, आपको एक टेस्ट होता है कि आपकी एक प्रैक्टिस हो रही है कि जब आप वहाँ जाएं तो आप अच्छा परफॉर्म करें। तो आपने सबसे पहले तो ये है कि टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं उसके नंबर 1 उनको लेक्चर्स नोट करें। उसको जाके जब आप, क्योंकि क्लासेस आपके होंगे 5 से 6 घंटे की, बस उसके बाद आप फ्री होंगे। तो आपने वहाँ जाके उन नोट्स जो आपने बनाए होंगे उनको एक अच्छे तरीके से आपने अपने पेज पे लिखना है और फिर उसी को रिवाइज़ करना है, और वही ही आपकी तैयारी है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना आपने। जी ये तो हो गया वो बच्चे जो फर्स्ट टाइम में पास आउट होने के लिए कोशिश कर रहे थे। अगर वो बच्चे फेल हो जाते हैं फर्स्ट टाइम में, एमडी कैट के फर्स्ट टेस्ट में फेल हो गए, तो उन्हें नेक्स्ट टेस्ट की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या करना चाहिए? ये जो आपने सवाल किया कि फ़ेल हो जाते हैं मोस्टली, तो ये जब आप नए बच्चे आते हैं तो ऑलमोस्ट 1 लाख से ऊपर बच्चे अपेयर होते हैं एमडी कैट में, और उनमें से सिर्फ 3000 ही सिलेक्ट होते हैं। तो मतलब 1 लाख में से 3000 सिर्फ सिलेक्ट हो रहे हैं? सिर्फ 3000 सिलेक्ट होते हैं। तो अगर आप उन लकी 3000 में आ गए हैं तो वेल एंड गुड। तो अगर आप नहीं आए तो उसको सर पे नहीं सवार करना कि यार मेरा तो नहीं हुआ। तो पहले अटेम्प्ट में बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनका होता है। तो इससे सबसे पहली बात यह है कि आपने डीमोटिवेट नहीं होना। अच्छा। और अब रही बात
कि दोबारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए, जो क्योंकि फर्स्ट अटैम्प्ट में नए बच्चे एक ख्वाहिश लेके आते हैं कि हम इंशाल्लाह करेंगे, और एक मोटिवेटेड होता है कि घर से भी सपोर्ट होती है कि आप जाएं और अपेयर हो जाएं। पाकिस्तान का सिस्टम ही ऐसा है कि अब 1 लाख में से 3,000 जाएंगे, तो बाकी 97,000 ज़ाहिर है वो डेंटल हो गया या फार्म डी इस तरह की वो फील्ड चूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। जब नए बच्चे होते हैं वो सबसे पहले तो उन्होंने डीमोटिवेट नहीं होना कि यार मेरा नहीं हुआ तो मैं अब डॉक्टर नहीं बन सकता। और भी बहुत से ज़रिए डॉक्टर बनने के, आप फार्म डी करके भी डॉक्टर बन सकते हो, और भी मेडिकल फील्ड्स हैं। दूसरा, अब बात ये है कि हमें दोबारा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। एक तो ये कि आप अंदर से आप क्या वाकई डॉक्टर बनना चाह रहे हैं या फैमिली प्रेशर से जा रहे हैं। बहुत से बच्चे होते हैं जो कर तो फैमिली प्रेशर से रहे होते हैं, उन्होंने एफएससी की, मेडिकल रख लिया जी, फैमिली वालों ने कहा और रख लिया, अब उनका इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। अब वो अब दोबारा जाएंगे तो फिर वो बोर हो जाएंगे तैयारी करते करते, और वो फिर दोबारा रह जाएंगे क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है। सबसे पहली बात ये कि आप उस वक़्त ही जाएं अगर आपका इंटरेस्ट है, नंबर 1। नंबर 2 ये होता है कि अगर आप की फैमिली एक अच्छे घर से हैं तो मैं कहूँगा कि आप पहली अटैम्प्ट में ही अगर कोई और प्राइवेट करना चाहते हैं या दूसरी तरफ जाना चाहते हैं तो आप दोबारा साल वेस्ट करने की बजाय आप पहली दफ़ा ही कोई और चीज़ सोचें। चलें, आपने इधर बताया कि फैमिली प्रेशर, अब ड्यूरिंग स्टडी बच्चों को किन मुश्किलात का सामना होता है या बच्चे की तबीयत पे फैमिली प्रेशर किस तरह असर करता है? बिल्कुल, ये जो फैमिली प्रेशर होता है ये एक बहुत ही अहम फैक्टर है बच्चे की ग्रूमिंग को रोकने के लिए। और हम जहाँ पे हम बैठे हैं हमारे इस साउथ पंजाब में, यहाँ तो एक मतलब अभी बच्चा पैदा होता है और पहले से सोच दिया जाता है कि जी ये डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पायलट बनेगा। जो मेडिकल है, अब पाकिस्तानियों को लगता है कि बस ये मेडिकल में होगा तो ही कामयाब है, वरना कुछ नहीं है, वरना तो हमारा सारा कुछ जाए, हमारी औलाद जाए, सब कुछ। तो ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है बच्चे को। अब हर किसी का सेम इंटरेस्ट नहीं होता। अब कोई है कि वो मीडिया में जाना चाहता है, जिस तरह आप हैं, आपको एक मीडिया का शौक है, आप मीडिया में। अब बहुत से लोग हैं जो एक प्रैक्टिकल फील्ड चूज़ करना चाहते हैं, जो मेडिकल में नहीं आना चाहते। कुछ लोग हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड डिजिटल मीडिया को प्रेफर करना चाहते हैं, आईटी में जाना चाहते हैं। लेकिन हमारे माँ बाप की ख्वाहिश यही होती है कि डॉक्टर बने। तो इसमें वाकई इफ़ेक्ट करता है। अब होता ये है कि जब बच्चा एक तो एफएससी में उसको चांस मिला कि आपने कहाँ जाना है, कंप्यूटर में जाना है या मेडिकल में जाना, तो ज़बरदस्ती उसको मेडिकल रख दिया गया। और वो 2 साल ज़बरदस्ती पढ़ेगा, प्रेशर में आगे पढ़ेगा। जब आप बोर होकर काम करोगे आप उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं ला सकते, आप बस वही जान छोड़ने तक ही करेंगे। अब यही बच्चे जब एफएससी करके आए, अब पेरेंट्स प्रेशर कर रहे होते हैं कि आप जाएं एमडी कैट दें और डॉक्टर बने। अब बच्चा एमडी कैट में आता है, फिर वो खामियां ढूंढेगा, ज़बरदस्ती पढ़ेगा, ज़बरदस्ती कितना ही पढ़ा लेंगे आप उसे, फिर उसका पहले अटैम्प्ट में नहीं हुआ, फिर पेरेंट्स प्रेशर डालते हैं कि नहीं जी अब दूसरे अटैम्प्ट में जाओ, दूसरी में जाता है वो, फिर वो ज़बरदस्ती पढ़ के उसका नहीं होता। तो वाकई ये जो प्रेशर होता है एक फैमिली का, इससे बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, आपके बच्चे की ग्रूमिंग ज़ीरो हो जाती है। बच्चे बार बार अटैम्प्ट कर रहे हैं, तो कोई लिमिट है इसकी कि आप कितनी दफ़ा इस टेस्ट को अटैम्प्ट कर सकते हैं? अभी कंफर्म तो नहीं है, अभी तक इस टाइम तक, इस डेट तक तो कोई लिमिट गवर्नमेंट ने मुकर्रर नहीं की कि आप कितना इसको कर सकते हैं। अच्छा। और अभी सुनने में आया, लेकिन न्यूज़ है, कंफर्म नहीं कह सकता मैं, कि 4 टाइम्स तक आप कर सकते हैं। लेकिन बच्चे 5 टाइम्स 6 टाइम कर रहे होते हैं क्योंकि फैमिली आपको जैसे बताया कि प्रेशर डाल होता है कि नहीं जी आप ये ना ग्रेजुएशन करके जाएं तो बापे बन के निकले। सही बात। अब उनके जो अपने क्लास फेलोज होते हैं एफएससी के, वो ग्रेजुएट होके गए होते हैं और ये बेचारे अभी इसी में लगे होते हैं, अभी टेस्ट ही दे रहे हैं, टेस्ट में अटैम्प्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चा अगर फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो जाता है तो जाके उसे नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना पड़ेगा। सही कह रहे हैं आप। अब दूसरे जो हमारे टेस्ट होते हैं जैसे पीपीएससी है या दूसरे हैं सीएसएस की है, उनका इतना लंबा ड्यूरेशन नहीं होता। जिस तरह इंजीनियरिंग की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में उन्होंने 2-2 सीज़न चलाए हुए होते हैं जी। यूनिवर्सिटीज़ में जो सेमेस्टर आप कह रहे हैं सेमेस्टर सिस्टम होता है उसमें हर 6 मंथ के बाद आप जा सकते हैं। अब इसमें भी है जो एमबीबीएस है ना गवर्नमेंट में, अब गवर्नमेंट के एडमिशन थोड़ा मुश्किल है, और जाहिर है जब नए बच्चे एफएससी करके जाएंगे, पेपर देंगे, तभी वो फिर न्यू एडमिशन ओपन करते हैं। तो इसमें ये जाहिर है बच्चों का टाइम वेस्ट होता है जो दोबारा करना चाह रहे हैं। जो बच्चे रिपीट करना चाहते हैं, यानी कि फर्स्ट अटैम्प्ट में फेल हो गए, सेकंड अटैम्प्ट में उन्हें अपने अंदर क्या क्या चेंजेस लानी चाहिए?
जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैंने बताया था कि किन किन बच्चों को रिपीट करना चाहिए। उनमें यही है कि वही ही करें जो कि एक शौक़ रखते हैं कि यार मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब वो उनके फाइनेंशियल कंडीशंस थोड़ी सी वीक होती है तो प्राइवेट अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उनका एक शौक़ होता है कि यार मुझे, मेरा इंटरेस्ट यही है, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। अब जहाँ तक प्रिपरेशन की बात है, तो जो बच्चे जा रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि हमने प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, क्योंकि एफएससी तो फ्री हो चुके होते हैं। तो सबसे पहला माइंड होता है कि हम प्रिपरेशन कब स्टार्ट करें, किस मंथ से स्टार्ट करें। वो उनको मतलब पेपर्स के 2-3 मंथ बाद स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि हमारे ना एफएससी में जो हम पढ़ते हैं वो रट्टा बेस होता है सारा, और वहाँ बच्चे खुद नहीं पता था मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सही बात, वो मतलब इंग्लिश, एक तो इंग्लिश भी हमारी वीक होती है, तो वो बस आंखें बंद करके बस, जब आप एनटी टेस्ट में जाते हो आपको थोड़े से वही चीज़ें होती हैं जो आपने एफएससी में पढ़ी होती हैं, लेकिन वो थोड़ा कंसेप्ट ब्रॉड करके आपको पढ़ाया जा रहा होता है। तो अब उससे कि आप जल्द से जल्द, जो आप सेकेंड अटेम्प्ट के लिए जा रहे हैं तो आप ज़्यादा जाएँ, ताकि जब आपको 3 से 4 मंथ का आप सेशन लेंगे, एक लेक्चर सेशन होता है, उसमें आपका कोर्स कवर किया जाता है, तैयारी का मेथड क्या होना चाहिए, मैं क्या पढूं और क्या ना पढूं। वो जब आप जाएंगे, एक सेशन लेंगे, उसमें टीचर्स आपको लेक्चर्स देंगे, तो अब आपके सारे कंसेप्ट उसमें सेट हो जाएंगे। अब एक 3 मंथ का सेशन होता है जो आपके लेक्चर सेशन होता है, उसके बाद आपको 3 मंथ से थोड़ी सी देर तक आपको टेस्ट पे रखते हैं। तो जब आप वो 3 मंथ के टेस्ट लेते हैं, उसके बाद आप, अगर आपका पढ़ने वाले बच्चे हैं, आपका शौक़ है, तो आप दूसरे अटेम्प्ट में सुकून से इसको क्लियर कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं होती। टेस्ट में बच्चों का सिलेबस क्या होता है, क्या क्या चीज़ें इन्हें तैयार करनी चाहिए? आपने एक बहुत इम्पोर्टेंट बात की है सिलेबस के बारे में, क्योंकि बच्चे जाते हैं ना, अब वो इधर उधर से हवा बना होता है इंटरनेट पे, फेसबुक पे कि जी ये करो, वो करो, ये नोट्स फॉलो करो, उसके नोट्स फॉलो करो, और वो बच्चे फिर टेंशन में होते हैं कि यार किसको फॉलो करना चाहिए। उसके साथ वाला बच्चा है वो कोई और बुक पढ़ रहा होता है, वो और बुक पढ़ रहा होता है, फिर वो कन्फ्यूजन कि यार वो मेरे से अच्छी तैयारी कर रहा है या मैं करूँ, क्योंकि एक प्रेशर गेम होती है। जो आपका एमडी कैट का एग्ज़ाम होता है, अब हम इस चीज़ से गुजर चुके हैं। हमारे दिल में भी ऐसे माइंड में क्वेश्चंस थे कि यार सिलेबस क्या होना चाहिए, पता नहीं जब पेपर आया था तो कैसा था, और ये चीज़ें। तो जो आपने बायो और केमिस्ट्री, इसमें मैं कहूँगा कि सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोविंस की टेक्स्ट बुक फॉलो करें, और थोड़ा सा जो है बायो में मैं कहूँगा कि फेडरल की जो बुक है, वो भी फेडरल की टेक्स्ट बुक, आपने इधर उधर से किसी टीचर की कोई कुछ नहीं करना, टेक्स्ट बुक्स फॉलो करें। अब एमडी कैट होता है ना, बच्चे कहते हैं कि यार पता नहीं क्या है, वो आपकी टेक्स्ट बुक से ही वो थोड़ी सी उसमें से कंसेप्ट्स आपको दे देते हैं। तो जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे, आप एक एक लाइन पढ़ेंगे, वहाँ एफएससी में आप रट्टा लगा के आए होते हैं, आपको जो लिखा होता है उसका मीनिंग पता नहीं होता कि यार क्या लिखा हुआ है। और आपने एक सिलेबस की बात की थी कि बच्चों को सिलेबस कौन सा फॉलो करना चाहिए एमडी कैट के लिए। तो उसमें जो हमारी कंडक्टिंग बॉडी होती है पंजाब के अंदर, वैसे तो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल कमीशन है, तो उसके अंडर आती है यूएचएस, वो हमारे पंजाब को, वो एक सिलेबस की आउटलाइन आपको दे देते हैं कि इस चैप्टर में आपने ये टॉपिक करने, आपकी एफएससी ही होती है, उसको शॉर्ट कर दिया जाता है। मतलब रिलेटिवली सिलेबस थोड़ा सा कम हो जाता है आपका एमडी कैट में, क्योंकि टाइम कम होता है, 2.5 महीने नए बच्चों के लिए होता है। अगर आप रिपीट करना चाहें तो तब आपको 1 साल मिलता है, वरना तो 2.5 महीने होते हैं। तो उसमें सिलेबस थोड़ा सा कम किया जाता है। तो यूएचएस जो आपको सिलेबस दे, वो पूरा एक टॉपिक्स की आपको लिस्ट देंगे, आपने उन टॉपिक्स पे ही रहना है। अब बच्चे इधर उधर से देखते हैं कि नहीं वो तो टॉपिक सिलेबस से ज़्यादा पढ़ रहा है, कहीं वो ज़्यादा नंबर ले जाए, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि पेपर जो है ना वो सिलेबस में से ही आना है। तो आप जो यूएचएस का सिलेबस मिलता है उसको फॉलो करें। फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर किसी बच्चे को वहाँ जाके तंग करता है। उसके यही रीज़न है कि एफएससी में क्रैमिंग बेस होती है। आप जितने भी फिज़िक्स पढ़ते हैं रट्टा लगा के आ रहे होते हैं, जबकि फ़िज़िक्स है वो मैथ के ज़्यादा क्लोज है। फिज़िक्स में है कि मोर एंड मोर प्रैक्टिस करें, आप ऐसे बुक उठाएं, उसमें से न्यूमेरिकल्स को जितना जल्दी सॉल्व हो उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, और जो फार्मूला है उसको अप्लाई करना सीखें। मोर एंड फिज़िक्स इज़ मोर अप्लाई देन रीड। अब देखेंगे फिज़िक्स ये मेडिकल फील्ड से मेरे ख्याल से रिलेट नहीं करती, ज़्यादा बायो और केमिस्ट्री करती है। तो टेस्ट में कितने % फिज़िक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं? ये फिज़िक्स इतनी ज़्यादा, जो आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि एप्लीकेशन बेस होती है फिज़िक्स। तो इसको ऐड करने का मकसद ये होता है कि जब आप अब फिज़िक्स में हमारी कॉमन लाइफ थिंग्स होती हैं,
वो सारी फिज़िक्स के ऊपर ही वर्क कर रही होती है मोस्टली चीज़ें। तो जब आप एफएससी में एक फ़िज़िक्स अच्छी पढ़ रहे होते हैं तो जब मेडिकल में जाएंगे तो आपको चीज़ें अप्लाई करने में थोड़ी सी हेल्प होगी। तो जब आपका एमबीबीएस में एडमिशन हो जाता है तब आप फिज़िक्स नहीं पढ़ते, वहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो आप वहाँ जाके इंस्ट्रूमेंट से, क्योंकि वहाँ भी इंस्ट्रूमेंट्स आपको हर जगह मिलेंगे, आजकल कंप्यूटर का दौर है, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, तो उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सी फिज़िक्स की नॉलेज चाहिए। सही। बेसिकली इसका सिलेबस तो वही है जो आप एफएससी में पढ़ कर आए हैं। जी बिल्कुल। बच्चों को कैसे इंस्टीट्यूट सिलेक्ट करने चाहिए एफएससी में? कि कुछ इंस्टीट्यूट तो होते हैं कि बच्चे की ना माइंड ग्रूमिंग करते हैं, कंसेप्ट क्लियर करते हैं। कुछ है कि सिर्फ मार्क्स बच्चों के लाने के लिए उन्हें रट्टा सिस्टम के जरिए सिर्फ उन्हें रटवा दी जाती है बुक से। उन्हें बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। तो इस बारे में आप बच्चों को गाइड करेंगे कि बच्चों को इंस्टीट्यूट कैसे सिलेक्ट करने चाहिए? देखिए इसमें जो है ना, जो ये एक इवल हमारे माशरे में है वो स्कूल से ज़्यादा हमारी सोसाइटी में ज़्यादा है। अब वो कैसे मैं समझाऊं कि सिर्फ और सिर्फ नंबर्स की रेस लगी हुई है बच्चों की। बिल्कुल। पेरेंट्स आपस में बैठे हैं, अपने बच्चों के नंबर डिस्कस कर रहे हैं, रिलेटिव्स बैठे हैं बच्चों के नंबर डिस्कस कर रहे हैं। अब उस नंबर्स की रेस में अब आपको रट्टा लगाना पड़ता है, क्योंकि अब जो पेपर बन के आता है, आपका एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं, उसमें भी ये होता है कि बुक से रटी हुई चीज़ें होती हैं। अब जो चेक करने वाला है वो भी बुक से ही एक वर्ड मिला के चेक कर रहा है। अब पूरे एक सोसाइटी बनी हुई है कि आप अगर रट्टा लगाओगे तो आपको नंबर मिलेंगे। आपको चाहे जितने आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, आपको नंबर नहीं मिल रहे। नंबर लेने हैं तो आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। तो मेडिकल के लिए अभी मार्क्स ज़्यादा प्रेफरेबल है। अगर आपके मार्क्स 90% है तो आप टेस्ट दें, वरना तो टेस्ट ही ना दें। जी बिल्कुल। अब उसी मजबूरी के तहत बच्चों को रट्टा लगाना पड़ता है कि यार नंबर नहीं आएंगे तो हमारा सिलेक्शन कैसे होगी। जी। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो अपने सब्जेक्ट्स में तो माहिर हैं, जिन्हें बायो में एक्सपर्ट है, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट है, फिजिक्स में, लेकिन उन्हें टाइम किस तरह मैनेज अपना करना चाहिए? जी टाइम मैनेजमेंट जो बच्चों को एक अहम मसला होता है बच्चों का, जो ख़ास तौर पे जो नए बच्चे जाते हैं कि कितना टाइम स्पेंड करना चाहिए स्टडी पे और बाकी टाइम क्या करना चाहिए। तो उसमें मैं कहूँगा कि आपका एक सेकंड क्वालिटी टाइम ही होना चाहिए। आपको दो काम है, या तो आप अपने माइंड को रिलैक्स करें और नंबर 2 आप स्टडी करें। तीसरा काम आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। अब बच्चे क्या करते हैं कि या तो स्टडी करेंगे और फिर उसके बाद मोबाइल यूज़ करना शुरू कर देंगे या बातें करना शुरू कर देंगे कि जी हम तो रिलैक्स हो रहे हैं। नहीं, आपने अपने माइंड को फुली रिलैक्स करना है और या तो फिर पढ़ना है आपने। जो नए बच्चे होते हैं उनके लिए मैं कहूँगा कि आपको 10 से 12 घंटे देने चाहिए एक दिन में स्टडी के लिए। बाकी जो रिपीट करें वो 8 घंटे डेली करें तो इंशाल्लाह आपको हो सकता है। ठीक। जो बच्चे इसमें डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, यानी कि कुछ तो है कि एफएससी के पेपर्स दिए, दिन रात मेहनत करते हैं, वो रिलैक्सेशन के लिए अपने आप मुख्तलिफ चीज़ों में, गेम्स वगैरह, मोबाइल में ज़्यादा फोकस करने देते हैं। अब कुछ बच्चे वो भी हैं जो फर्स्ट टाइम के बाद हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। भाई फर्स्ट टाइम दिया, किस तरह हम यानी कि दोबारा ट्रैक पे ला सकते हैं? तो ये भी एक अहम मसला होता है बच्चों का। अब हमारा होता है कि एफएससी में बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो वो मोस्टली ये होता है कि उनके वो टीचर्स की सुपरविजन होती है उन पे, और टीचर्स एक दिन का टेस्ट वगैरह सब चीज़ें उनके डायरेक्ट टीचर से मीटिंग होती है कि आपके नंबर अच्छे हैं, कम है, क्यों आए, आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। अब जब वो बच्चे एमडी कैड में आते हैं तो यहाँ पे वो मोस्टली प्राइवेट हॉस्टल्स में रह रहे होते हैं, वहाँ उनकी अपनी मर्जी होती है, टीचर्स नहीं होते। वो फिर अपने आप को रिलैक्स फील कर लेते हैं कि यार हो जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स की बहुत बड़ी मिस्टेक होती है ये वाकई। तो अब बाहर आते हैं, अब मोस्टली हमारे अपने एग्जांपल दो मैं आपको साउथ पंजाब की, तो जैसे ही वो किसी बड़े शहर आते हैं तो इधर उधर घूमने फिरने में, मूवीज़ में इधर ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि एक नई चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है उनको, तो वो इधर ही अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं। और ये एक बच्चों की बहुत बड़ी मिस्टेक है कि उनको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। जो नए बच्चे उनके तो सिर्फ 2 मंथ हैं, आपने 2 साल मेहनत की है तो आप 2 मंथ रह गए हैं, तो इसमें आपको 2 मंथ कंट्रोल करके आप अपना ड्रीम अचीव कर सकते हैं।
तो नए बच्चों को इतना मसला नहीं होता, वो आते हैं, मेहनत करते हैं, और जो उसके बाद जो कुछ करना, जो रिपीटर्स बच्चे होते हैं उनको होता है कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, अभी तो बहुत टाइम है, बाद में कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। ऐसा नहीं करना। अब एक और इस पे मैं एक पॉइंट डिस्कस करूँ कि जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं इवन के, ये तो हो गए कि जो नहीं पढ़ने वाले बच्चे थे इधर उधर चले गए। अब जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनका भी एक टाइम ज़ाया होता है। वो कैसे? वो इधर उधर से सुन सुन के, मतलब कि सिलेबस एक आपको आउटलाइन दी जाती है, अब आपका एक साथ वाला रूममेट है वो कुछ और पढ़ रहा है, आपको लग रहा है कि यार ये तो एक्स्ट्रा पढ़ रहा है, आप भी एक्स्ट्रा पढ़ने में लग गए, आप एक्स्ट्रा पढ़ने में लग गए, आपका जो बेसिक काम था वो रह गया, वो रह गया। अब उसमें आप उसके इक्वल होने के लिए कि यार ये तो पढ़ रहा है, ये कहीं मेरे से आगे ना निकल जाए, तो इसमें ये बच्चों को गलती नहीं करनी। सिर्फ और सिर्फ आपने अपने सिलेबस से ही स्टिक रहना है। लास्ट क्वेश्चन आपसे करूँगा कि जो बच्चे फेल हो जाते हैं, बार बार अटेम्प्ट करने के बाद फेल हो रहे हैं, उन्हें हाउ टू मोटिवेट देम? देखिए, इसमें मैं आपको एक छोटे से सर्वे की एग्जांपल दूंगा। एक सर्वे हुआ था, उसमें बच्चों के 2 क्वेश्चन बनाए गए थे और उनको ना नई न्यू पजल सॉल्व करने के लिए दी गई थी। एक ग्रुप था, उनको कहा गया था कि आप ना सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हो और आपने ना इसको पजल्स को सॉल्व करके रहना है। और एक ग्रुप था, उनको कहा था कि आप यू आर द हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स, हमने मुल्क से इकट्ठे करके एक हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स अपने जमा किए, आप सारे उनमें से एक हो और आपने इनको पजल्स को सॉल्व करी। तो जो स्टडी का रिज़ल्ट आया वो बहुत शॉकिंग था। आपको लग रहा होगा कि जी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ने कर लिया होगा, मेरी बात है नहीं, ऐसा इसके अपोजिट था। वो कैसे? जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स थे उन्होंने ट्राई किया कि यार अच्छा 1-2 बने, क्या वो लेजी से फील हो गया कि यार ये उन्होंने कहा था कि मैं इंटेलिजेंट हूँ, अब ये मेरे से नहीं हो रहा, तो मतलब ये कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। अब दूसरी तरफ जिनको कहा गया था कि आप हार्डवर्किंग स्टूडेंट्स हैं, उनका भी नहीं हो रहा था ना, तो उनके माइंड में था कि यार, उनके माइंड में था कि यार मुझे कहा गया कि मैं हार्ड वर्क हूँ, तो मेरी इसी हार्ड वर्क से ही ये काम बनेगा। वो अटैम्प्ट करते गए और एंड जो हार्ड वर्क के स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो पजल सॉल्व कर ली। तो अब आपने कुछ भी अचीव करना है तो उसमें हार्ड वर्क ज़रूरी है। एक कॉमन कंसेप्ट है कि जी किस्मत में नहीं था, ये था, तो किस्मत भी उनको ही सपोर्ट करती है जो मेहनत करते होते हैं। एंड तक मेहनत करनी है डेडिकेशन के साथ और डिसिप्लिन के साथ, तो इंशाल्लाह यू विल बी सक्सेसफुल। जी थैंक यू। इस टॉक शो से हमने सीखा कि एमडी कैट के स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो कंटिन्यूस हार्ड वर्किंग और इकामत को बरकरार रखें ताकि वो अपनी मंजिल जल्दी पा सकें। इसी के साथ नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। रिस्क अल्लाह के हाथ में है और कभी कभी रज़ाक रिस्क की तकसीम का एहसास उन लोगों को भी अता फरमा देता है कि जो हालात की कड़ी धूप में शजरे सायादार होते हैं। मुल्तान में सुल्तान फाउंडेशन की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर सैकड़ों अफराद के लिए सुल्तान दस्तरखान सजाया जाता है। हर इंसान सुल्तान दस्तरखान का मेहमान बनता है। बिलाशुबा सुल्तान फाउंडेशन इंसानियत का काबिल फ़ख्र सरमाया है और भले ही ऐसे इदारे हों या अफराद, वो गुर्बत व इफलास के सुलगते सहरा में एहसास की छतरियाँ बनते हैं।